नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 4 में आपका स्वागत है। पिछले 3 सीजन्स में आपने हमें बेहद प्यार दिया, तो अब आपके लिए हम नया सीजन लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। फिर हमें लगा कि नए सीजन की शुरुआत कैसे की जाए, तो आज अपने किस्से से सीजन 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज जो किस्सा हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस किस्से का नाम है हैंड ऑफ गॉड। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। साल था 1986। मेक्सिको के एक शहर में फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट चल रही थी। मैच 2 दिग्गज टीमों के बीच में था। एक थी मैराडोना की नेतृत्व में खेलने वाली अर्जेंटीना और दूसरी इंग्लैंड। कांटे की टक्कर चल रही थी। अचानक वो पल आया जो फिर कहीं ना कहीं इतिहास में जब्त हो गया। मैराडोना ने हेडर लेते हुए इंग्लैंड पर एक गोल किया। हालांकि वो एक बहुत बेहतरीन गोल माना गया, पर कहीं ना कहीं हेडर में हेड के अलावा हाथ का भी थोड़ा इस्तेमाल हुआ। इसीलिए उस गोल को आज भी हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। बहरहाल मैच खत्म हुआ और स्कोर लाइन रही 2-1। अर्जेंटीना ये मैच जीत सेमीफाइनल में पहुंच गया। फुटबॉल की इस दुनिया से अब आपको हम अपनी दुनिया में ले चलते हैं। ये वो समय था कि जब एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन में काम करते करते कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शायद जिंदगी में थोड़ी मोनोटोनस हो गया है मामला काम का। ऐसे में लगातार ये लग रहा था कि चलिए अब लेट्स गेट ऑन टू द अदर साइड ऑफ द टेबल। क्लाइंट साइड पर जाकर देखा जाए कि वहां काम करने का किस तरह का रोमांच है। यही सब सोचते हुए एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन की फील्ड से नौकरी छोड़ तलाश शुरू की कॉर्पोरेट में जाने की। ये वो समय भी था जब रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी बूम में था। हालांकि ना तो इस सेक्टर को लेकर मुझे कोई जानकारी थी और ऐसा भी नहीं था कि बहुत इंटरेस्ट था, पर लगा चलिए नया चैलेंज है, देखा जाए। तो आनन फानन में जो पहला ऑफर मिला उस ऑफर को ले भी लिया। जैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना शुरू किया तो लगा कि ये एक भारी गलती हो गई। शायद ये फील्ड या ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है। तो फिर एक बार दोबारा कवायद शुरू हुई नई नौकरी तलाशने की। हालांकि अभी भी जज्बा वही था कि ढूंढा जाए कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ऐसा काम जो चैलेंजिंग भी हो और जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी हो। शुरू से क्रिएटिव कम्युनिकेशन की तरफ झुकाव ज़्यादा था, तो ये भी लगने लगा कि जिस भी कंपनी को ज्वाइन किया जाए उसमें इसी तरह का रोल तलाशा जाए। जब मैं एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन और इवेंट की फील्ड में था तब काफ़ी सारे क्लाइंटों से बातचीत हुआ करती थी, रिलेशनशिप बनता था। तो उन्हीं में से एक हमारे क्लाइंट थे जो टेक्सटाइल सेक्टर में थे और उनकी जो ब्रांड थी उस समय काफ़ी जानी पहचानी भी थी। हल्की फुल्की बातचीत में जब मैंने जिक्र किया कि मैं इस तरह अपनी प्रेजेंट नौकरी से खुश नहीं हूँ और शायद नौकरी के बदलाव को लेकर मंशा है, तो उन्होंने आगे से ऑफर देते हुए कहा कि तुम आओ और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। प्रोफाइल भी अच्छा था, वो मार्केटिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे थे मुझे। दूसरी तरफ मेरे साथ एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन की पिछली कंपनियों में जिन कुछ लोगों ने काम किया था वो भी इस कोशिश में थे कि मैं कोई नई कंपनी ज्वाइन करूं और उन्हें भी वहां साथ ले चलूं। तो ऐसे में 2 साथी, जिनमें से एक का नाम वरुण सूद और दूसरे का राजीव चौहान है, वो भी मेरे पीछे हो लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अगर ये टेक्सटाइल वाली ऑफर लेते हैं तो हमारे लिए भी कोई काम तलाशिए, हम भी एक टीम की तरह आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो फिर तय हुआ कि चलिए कम से कम इस ऑफर को एक्सप्लोर किया जाए। टेक्सटाइल कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो शहर लुधियाना में था। तो ये प्रोग्राम बना कि किसी दिन लुधियाना जाया जाए, पूरी बातों को सिरे से देखा जाए और फिर डिसीजन लिया जाए कि कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं। सारी प्लानिंग करने के बाद तय हुआ कि आने वाले शुक्रवार को हम लोग लुधियाना जाएंगे, मीटिंग अटेंड कर फिर वापस आ जाएंगे। मीटिंग पर जाने से पहले
अभी मैं उसी रियल एस्टेट कंपनी में था, हालांकि मैं रेजिग्नेशन दे चुका था, अपना नोटिस सर्व कर रहा था, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनका निवारण साथ में हो ही रहा था। ऐसे में फ्राइडे को लुधियाना जाना तो तय था, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि थर्सडे को जिस कंपनी में अभी तक मैं था उनकी एक ग्रैंड पार्टी है और उस पार्टी को अरेंज करने की कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे भी दी गई। तो मुझे लगा चलिए ठीक है, आज पार्टी अटेंड की जाएगी और फिर सुबह सवेरे निकला जाएगा लुधियाना की तरफ। और लुधियाना अक्सर गया भी हूँ मैं, तो ऐसा है कि रूट के बारे में भी सब कुछ मालूम है। तो मुझे लगा कि ठीक है, सुबह जल्दी निकला जाएगा, काम निपटा, रात वापस दिल्ली आ जाया जाएगा। लेकिन इस तरह रियल एस्टेट की जो पार्टियां होती हैं अक्सर समय पे ना तो शुरू होती हैं और ना ही खत्म। तो इंतजार करते करते, पार्टी की प्लानिंग करते करते, पार्टी अटेंड करते करते काफ़ी समय हो गया। मैं जब वापस घर आया तो काफ़ी देर रात हो चुकी थी। फिर भी अब सुबह का प्लान था तो उस प्लान को कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। सुबह सुबह राजीव और वरुण सूद दोनों मेरे घर आ गए और फिर हम लुधियाना की तरफ निकले। लुधियाना का पूरा सफ़र बड़े मज़े से कटा। 3 लोग साथ थे, बातचीत का सिलसिला जारी रहा और फिर अंबाला होते हुए लुधियाना पहुंचा गया। लुधियाना जाकर अग्रवाल साहब जो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनसे मिलना हुआ, बातचीत हुई और कुल मिलाकर उन्होंने जो ऑफ़र किया वो पसंद भी आ गई। और फिर मैंने धीरे से उन्हें कहा कि अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ एक को टीम मेंबर्स को भी लेकर आऊँ। तो उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आप ज्वाइन कर रहे हैं एज हेड एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जितनी भी मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हैं, तो आप अपनी टीम का चयन खुद कर लें। पहुंचने के बाद, बातचीत करने के बाद, लंच करने के बाद, बाकी औपचारिकताओं के बाद हम लुधियाना से निकले। लुधियाना से निकलने का हालांकि हमारी मंशा ये थी कि लंच से पहले या लंच के फौरन बाद निकला जाए, पर फिर कुछ देर हो ही गई। फिर हमें ऐसा लगा कि 3 दोस्त साथ हैं जिनमें से 2 लोग गाड़ी चला सकते हैं, मैं और वरुण दोनों गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे, तो कोई ख़ास दिक्कत होगी ऐसा मालूम नहीं हो रहा था। तो हमें लगा ठीक है, अब समय हो ही गया है तो आराम से दिल्ली पहुंचा जाए। तो सफ़र शुरू हुआ। लुधियाना से निकल हम लोग बातचीत करते हुए वापस दिल्ली की ओर चल पड़े। उस समय जो गाड़ी लेकर हम लुधियाना गए थे वो मारुति 800 कार थी, छोटी गाड़ी थी, लेकिन हाईवे पे कोई दिक्कत मारुति 800 में होती नहीं थी, तो हम सब लोग खुश थे। राजीव आराम से पिछली सीट पर विराजमान थे और मैं और वरुण आगे की सीट पर गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। हालांकि पूरी पिछली रात पार्टी में थे, लेकिन फिर भी थकान जैसी कोई चीज़ थी नहीं। और फिर इस बात को लेकर भी उत्साह था कि अब एक नई नौकरी है, जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, और जिस तरीके का काम समझाया गया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। तो कुल मिलाकर रोमांच से भरे पूरे हम तीनों लोग वापस दिल्ली की ओर आ रहे थे। हमारा इरादा ये था कि रास्ते में डिनर के लिए भी क्यों रुका जाए, दिल्ली पहुंचकर मेरे घर जाकर डिनर करेंगे और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। यही सब सोचते, बातचीत करते हुए, सफ़र का आनंद उठाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अक्सर जब 3 दोस्त हाईवे की ड्राइविंग पर होते हैं तो आपका पीने पिलाने का कार्यक्रम भी बन जाता है। पर फिर हमें लगा कि देखिए साहब, एक तो ड्राइविंग करनी है और दूसरा समय पे घर पहुंचना है, तो ऐसा है कि अगर कोई भी प्रोग्राम है उसे घर जाके ही पूरा किया जाए। रास्ते में इस तरह के कार्यक्रम के लिए रुकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये सब सोचते समझते सफ़र करते हुए अंबाला शहर निकला। अंबाला के बाद करनाल और करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली। ये रास्ता हमें वैसे भी मुँह ज़बानी याद भी है और इस रास्ते पर बहुत बार ड्राइविंग भी की है, तो एक एक जगह, किस जगह रुक सकते हैं, किस जगह फ्रेश हो सकते हैं, सबके बारे में अच्छा खासा मालूम भी है। अंबाला जब हम पहुंचे तब तक गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था। ऐसे में अब वरुण के अंदर का ड्राइवर और इंसान दोनों जाग उठे। उसने कहा कि ऐसा है कि आप पिछली पूरी रात एक पार्टी में थे, ढंग से सोए भी नहीं, और फिर लगातार लुधियाना के रास्ते में आपने ड्राइव किया, वापसी में भी आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसा है कि आप अब थोड़ा आराम कीजिए और ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दें।
पानीपत शहर से कुछ पहले हमने एक छोटा सा स्टॉप ओवर लिया। वहां पर रुककर मैंने घर फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि देखिए 10 साढ़े 10 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे और डिनर हम लोग सब घर पे ही करेंगे। वहां पर रुक हमने चाय ठंडा पिया, कुछ हल्की फुल्की स्नैकिंग करी और उसके बाद गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी अब वरुण पर थी। मैं वरुण के साथ अगली सीट पर बैठ गया और राजीव हमारे साथ पिछली सीट पर बैठ गए। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। सफर शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। समालखा क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा स्टेशन आता है पट्टी कलां। ऐसा नहीं है कि इस स्टेशन के बारे में कोई हमें जानकारी थी, लेकिन हमारे साथ जो हुआ उसके बाद पट्टी कलां अभी तक याद है। और पट्टी कलां अगर मैं चंडीगढ़ या शिमला की तरफ जा रहा हूं तो उस जगह पर जाकर अगर मैं सो भी रहा हूं तो आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो जैसे ही हमने सफर शुरू किया मुझे अब हल्की हल्की नींद आने लगी थी। वरुण पूरी मुस्तैदी के साथ गाड़ी चला रहा था और राजीव हम दोनों से बातचीत करने के लिए पिछली सीट पर थोड़ा सेंटर में होकर बैठ गया था। इससे पहले कि मैं नींद के आगोश में पूरी तरह से जाता कि अचानक मुझे बहुत तेज चीख की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से सजग हो पाता मैंने ये देखा कि हमारे ठीक आगे एक ट्रक जा रहा है जो अचानक पलट गया। सोचने समझने का ज्यादा समय तो हमें मिला नहीं। इससे पहले कि मैं कोई भी रिएक्शन दे पाता हमारी गाड़ी सीधे जाकर उस ट्रक से भिड़ गई। थोड़ी देर के बाद जब मुझे आंख खोलने का मौका मिला तो मैंने देखा कि मैं पूरी तरीके से खून से लथपथ था। मैं जिस तरफ देख रहा था मुझे सिर्फ खून ही नजर आ रहा था। मैंने अपने शरीर को छूकर देखा तो अनगिनत कांच के टुकड़े मुझे अपने चेहरे पूरे शरीर पर दिखाई दिए। सांत्वना की बात सिर्फ इतनी थी कि मैं अभी भी होश में था। मुझे यह समझ आ रहा था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमारी गाड़ी ट्रक से जा भिड़ी है। बाद में ठीक होने पर वरुण ने पूरा किस्सा हमें बताया कि हमारे आगे जो ट्रक चल रहा था उसे जब मैंने डीपर दिया तो वो पहले लेफ्ट हुआ और इससे पहले कि हम पास कर पाते उस ट्रक को अचानक वो ट्रक राइट हुआ और फिर पलट गया। उस ट्रक में बारदाना भरा हुआ था जिससे सेब या दूसरे फलों की पेटियां बनती हैं। दूसरी बात यह थी कि जिस तरफ से हमने ट्रक को टक्कर मारी या जिस तरफ से हम जाकर ट्रक से भिड़े वो वही तरफ थी जिस तरफ मैं बैठा हुआ था। और चूंकि मैं थोड़ा थका हुआ था और नींद लेने की कोशिश कर रहा था तो मैं वो उस पोजीशन में बैठा था जिस पोजीशन में आप गाड़ी में हरगिज ना बैठे, यानी मैंने अपने दोनों पैर ऊपर रखे थे डैशबोर्ड पर। सिर्फ एक अच्छी बात यह थी कि मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, वरना जिस तरह का इंपैक्ट था शायद मैं गाड़ी के शीशे को तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता। खैर अब एक्सीडेंट हो चुका था। वरुण सूद को फिलहाल कोई चोट लगी हो ऐसा लग नहीं रहा था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। दूसरी तरफ राजीव चौहान जो कि सेंटर में बैठा था गाड़ी के, इंपैक्ट से उसका सर आगे आके डैशबोर्ड पर लगा और वो फिर पीछे जाकर सीट पर गिर गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मैंने राजीव की आवाज सुनी जो कि कहीं कुछ मेरे पैरों के नीचे टटोल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, तो उसने कहा कि मैं अपना फोन ढूंढ रहा हूं जो शायद गिर गया है। तो मुझे काफी गुस्सा और हंसी दोनों आई कि देखिए साहब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और आपकी चिंता सेलफोन को लेके है। बहरहाल अब दूसरी प्रायोरिटी ये थी कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। किसान आंदोलन के चलते नेशनल हाईवेज आजकल ब्लॉक हैं। आपको सड़कों में घूम फिर कर गलियों में जा, गांव में जा, नेशनल हाईवे पे कंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे का बंद है। इस बात का हमेशा फक्र रहेगा कि हमने भी नेशनल हाईवे को कुछ ही देर के लिए चाहे हो बंद किया। उस एक्सीडेंट के बाद दिल्ली पानीपत का रास्ता वो कुछ देर के लिए ब्लॉक रहा।
तो अब एक्सीडेंट हो चला था। अगली हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि यहाँ से निकला जाए और देखा जाए किसी हॉस्पिटल में जाके कि किस तरह का तोड़फोड़ हुई है शरीर के साथ। तो राजीव चौहान गाड़ी से बाहर निकला, वरुण पहले से ही गाड़ी से बाहर निकल चुका था, अब निकलने की बारी मेरी थी। पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं गाड़ी से निकलने की स्थिति में ही नहीं हूं। बेफिक्री से जिन दोनों पैरों को उठाकर मैं गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख नींद का मजा लेने की कोशिश कर रहा था, अब वो एक भारी मुसीबत बन चुका था। मेरा एक पैर कहीं ट्रक और कार के बोनट के बीच फंसा हुआ था। क्योंकि चोट लगी थी, चोट की गर्माइश पूरी तरह से थी, तो शुरुआत में तो मुझे ये नहीं लगा कि मेरा पैर कहीं अटका हुआ है, पर अब गाड़ी से बाहर निकलना था और पैर जो है वो पूरी तरह से फंसा हुआ था। दोस्तों, एक्सीडेंट के बाद अक्सर लोगों की भीड़ लग जाना एक साधारण सी बात है। आप देखते हैं जहां भी एक्सीडेंट होता है आमतौर पे तमाशाबीन इकट्ठा हो ही जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग असल में आपकी मदद कर पाते हैं या करना चाहते हैं, ये अलग बात है। तो वही अफरा तफरी मुझे उस दिन देखने और सुनने दोनों को मिली। एक तरफ मेरा पैर फंसा हुआ है, दूसरी तरफ खून जो है पूरी तरह से निकल रहा है, पूरे जोश में है, और मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना होश न गंवाऊं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत से किस्से, कहानियां, डॉक्टर्स की कही हुई बातें याद आ रही थी कि इस स्थिति में आप कॉन्शियस रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ब्लड लॉस के बाद अगर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर शायद ये गंभीर बात हो सकती है। दूसरी तरफ मेरे कानों में बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। सब लोग गाड़ी के आसपास इकट्ठा हो तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनमें से कोई भी रियल हेल्प कर रहा हो ऐसा नहीं था, पर अलग अलग किस्म की बेतुकी बातें भी सुनाई पड़ रही थी। कोई कह रहा था कि चलिए ट्रक को सीधा करते हैं, कोई कह रहा था कि हम गाड़ी को पलटने की कोशिश करते हैं, कोई कह रहा था कि दूसरी गाड़ी से हमारी गाड़ी को साथ लगा खींचने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों को सुन मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं ये काफ़ी बेतुकी बातें हैं। ट्रक को सीधा करना, क्रेन को बुलाना जहां पहले से ट्रैफिक अब जैम हो चुका है, इस समय तो बहुत समय लगने वाला है। और जिस तरह से मुझे ब्लीडिंग हो रही है या जो मेरी पूरी जिस तरह की चोटें हैं, उसमें मैं कितनी देर तक अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगा या कितनी देर तक होश में रह पाऊंगा, ये कहना भी मुश्किल था। मैं किसी को कुछ कहता इससे पहले लोग आकर मुझे समझा रहे थे कि आप घबराइए मत। मैं उन्हें कहना चाहता था कि साहब मैं घबरा नहीं रहा, मैं तो जानना चाहता हूं कि आपके पास कोई सशक्त प्लान है भी या इसी तरह की बातें कर आप समय सारा व्यय करने वाले हैं। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। वरुण और राजीव भी अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बड़ा बेबस हो मैं गाड़ी में बैठ इंतजार कर रहा था कि किस तरह मैं अपने पैर को निकालूंगा और किस तरह मैं बाहर निकलूंगा। इस सब अफरा तफरी में अभी तक 20 से 25 मिनट हो चले थे और किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन किसी के पास हो ऐसा लग नहीं रहा था। आप इस स्थिति में 20 से 25 या 30 मिनट अगर हों तो आपकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह आपकी आंखों के आगे आ जाती है। आप वो सब बातें सोचने लगते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोची होती। आपको अपनी जिंदगी का पूरा नक्शा आपकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। मैं अभी इसी पसोपेश में था कि मेरी तरफ की खिड़की पर मुझे एक हाथ दिखाई दिया। मैंने झट से उस हाथ को पकड़ लिया। हालांकि उस आदमी ने भी मुझसे ये कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, चीज़ें हो रही हैं, कुछ ना कुछ हम हल निकालेंगे सिचुएशन का। मैंने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी और मैंने उससे कहा कि आप सिर्फ उतना कीजिए जितना मैं आपको कह रहा हूं। उसे शायद एड्रेनलाइन रश ही कहेंगे या ये कहेंगे कि मैं उस समय थोड़ा सजग था। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप किसी तरह से एक कोई डंडा या कोई रॉड लेकर आएं जिसे आप मेरे पैर के नीचे दबाएं ताकि मुझे पैर को मैनूवर करने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिले। उस व्यक्ति ने ऐसा किया। नतीजन मैं किसी तरह अपने पैर को बाहर निकालने में कामयाब हो पाया। कितनी चोट लगी है, पैर की क्या हालत है, ये सब
चिंता करने का समय तो मेरे पास था भी नहीं। हम गाड़ी से बाहर निकले। इस बीच वहां पर पुलिस, एम्बुलेंस और बाकी सारी चीजें पहुंच चुकी थी। सबसे पहला स्टेशन समालखा था, तो पुलिस ने हमें जीप में बिठाया। मैं किसी तरह रोड के डिवाइडर को क्रॉस कर दूसरी तरफ आया। हालांकि पूरी तरह से चल नहीं पा रहा था, पर उस समय शायद वो जोश था, वो जोश जो आपको बताता है कि नहीं, आपको लड़ते रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको जिंदा रहना है। उसी जोश के चलते मैं वो डिवाइडर को क्रॉस करके आया और आकर एक पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। मुझे आज भी याद है, वो एक ओपन जीप थी जिसका पीछे से फ्लैप उठाकर हम पीछे सीट पर आकर बैठ गए। क्योंकि ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो चुका था कि मुझे सर्दी लग रही थी, तो किसी पुलिस वाले ने या किसी असिस्टेंट ने मुझे एक कंबल दिया जो मैं ओढ़कर बैठ गया। मेरे साथ वरुण और राजीव दोनों आकर उस जीप में बैठ गए। पुलिस वाले सबसे पहले हमें समालखा के एक सरकारी अस्पताल में लेकर गए। सरकारी अस्पताल के पास पहुंचते ही मैंने पुलिस वालों से ये कहा कि देखिए, जो भी हो जाए, मुझे सरकारी अस्पताल में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर मेरे जहन में कुछ दूसरे ख्याल हैं, पर ना जाने क्यों मैंने उन्हें कहा कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेके जाएं। इस बीच पुलिस वाले के फोन को ले मैंने घर फोन भी किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में मेरे विचार सुन पुलिस वाले फिर मुझे एक दूसरे नर्सिंग होम लेकर गए। दूसरे नर्सिंग होम ने जैसे ही मेरी हालत को देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारे पास यहां पर इस तरह के इंतजाम नहीं है कि हम आपकी इस स्थिति का आपको कोई सोल्यूशन दे पाएं। तो आप ऐसा कीजिए, आप इन्हें ले पानीपत चले जाएं। समय वेस्ट करने का हमारे पास गुंजाइश थी नहीं, तो फिर से हम आकर उसी जीप में बैठे और भला उन पुलिस वालों का कि वो आप मुझे ले और राजीव और वरुण को ले पानीपत की ओर निकल पड़े। पानीपत शहर पहुंचते पहुंचते हम लगातार हॉस्पिटल्स के बोर्ड देख रहे थे। तभी अचानक हमें एक हॉस्पिटल का बोर्ड दिखाई दिया, प्रेम नर्सिंग होम। मुझे आज भी याद है प्रेम नर्सिंग होम, और अब जब भी मैं शिमला या दूसरे शहर जाता हूं उस रूट से, तो जब भी उस बोर्ड को देखता हूं चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। प्रेम नर्सिंग होम इसलिए भी मुझे दिखा उस बोर्ड पर क्योंकि उसके नीचे लिखा था MRI फैसिलिटी अवेलेबल। तो मुझे लगा चलिए ये दूसरे नर्सिंग होम से शायद थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर MRI और सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं हैं। आनंद फानन में पुलिस वाले हमें ले प्रेम नर्सिंग होम आ गए। प्रेम नर्सिंग होम ने भी इस तरह किसी एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों को शायद देखा नहीं था, क्योंकि जैसे हम वहां पहुंचे पूरे नर्सिंग होम में अफरा तफरी का माहौल था। झटपट स्ट्रेचर पर मुझे लेटा दिया गया और शायद दूसरे स्ट्रेचर पर राजीव चौहान को, और फिर स्ट्रेचर पर लेटे लेटे अंदर की यात्रा शुरू हुई। इमरजेंसी में कुछ एक लोग थे जो झट से हमारी सेवा में जुट भी गए। इस बीच शायद राजीव चौहान को हेड इंजरी हुई थी। उस हेड इंजरी के चलते राजीव चौहान पे दौरे पड़ने लगे थे। तो ऐसे में सारे डॉक्टर और नर्सेज मुझे छोड़ राजीव चौहान की चाकरी में जुट गए। एक कोने में मैं स्ट्रेचर पर लेटा हुआ इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा और शायद मेरी सेवा में भी लगेगा, पर ऐसा हो नहीं रहा था। दूसरी तरफ जब मैंने घर पे फोन किया और फोन का आदान प्रदान हुआ, तो उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से यह पता करने की कोशिश की गई कि मैं किस नर्सिंग होम में हूं, किस तरह का डॉक्टर मुझे देख रहा है। तो ये सब बातें चल रही थी। आसपास जो भी लोग स्ट्रेचर के मेरे गुजर रहे थे उनकी बातें सुन जोश वैसे ही ठंडा हो रहा था। उनमें से कोई कह रहा था कि देखिए साहब, इतना खून बह गया है, अब ये बचेगा नहीं। और मैं अंदर ही अंदर उनकी बात सुन भी रहा था, जज्ब भी कर रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि साहब अभी तो मैं पूरी तरह से सचेत हूं, जी रहा हूं, और इसी तरह की बातें अभी से लोग कर रहे हैं। बहरहाल राजीव किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैंने राजीव की आवाज़ सुनी कि वो चिल्ला रहा है, मैं स्ट्रेचर पर लेटा लेटा मैंने राजीव को, हम उसे चाव कहते हैं, तो मैंने जोर की आवाज़ मार के चाव को कहा कि चाव, तू क्या कर रहा है। मेरी बात सुनते ही अचानक वो एकदम से अलर्ट हो गया और उसने बोला नहीं नहीं सब ठीक है। इस बीच
डॉक्टर प्रेम जिनका ये नर्सिंग होम था, उनका शायद घर नर्सिंग होम के ऊपर ही था। तो डॉक्टर प्रेम ऊपर से नीचे उतरे, शायद उन्हें फोन आ चुके थे। परिवार वालों ने कहीं ना किसी से बात कर जुगाड़ लगा डॉक्टर प्रेम तक ये संदेश पहुंचा दिया था कि आप लोग आइए, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और हमारे परिचित हैं और आप इनका आकर इलाज कीजिए। तो मुझे फटाफट एमआरआई के लिए भेजा गया। एमआरआई कराने के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इस बीच घर वालों ने हमारे एक परिचित डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कि जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं, उन्हें अपोलो में फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने डॉक्टर से बात कर ये कहा कि देखिए, आप वहाँ पर सिर्फ इतना कर दीजिए कि ब्लीडिंग रुक जाए, इसके अलावा आप वहाँ पर और कोई दूसरी चिकित्सा करने की कोशिश ना कीजिए, आप इन्हें पैक कीजिए और अपोलो भेज दीजिए और बाकी का इलाज हम वहीं करेंगे। मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि ऑपरेशन थिएटर पर मैं एक बेंच पर लेटा हूँ, मेरे ऊपर ऑपरेशन थिएटर में जो बड़ी सी लाइट होती है वो है और आसपास डॉक्टर्स और नर्स का जमा बड़ा है। तो बड़े प्यार से डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि देखिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य आपका ब्लीडिंग रोकना है और इसके लिए हमें कुछ एक दवाइयाँ उपयोग में लानी है। हम आपको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते क्योंकि जितनी ब्लीडिंग हो गई है उसके बाद एनेस्थीसिया देना शायद खतरे की बात है। इससे पहले मैं उनकी बात पूरी तरह से समझता, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी कुछ एक स्टिचिंग, प्राइमरी स्टिचिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको थोड़ी दर्द सहनी पड़ेगी। तो अब मुझे बात समझ में आई कि देखिए, एनेस्थीसिया के बिना अगर कुछ एक स्टिचिंग करने की ज़रूरत है तो मतलब दर्द होना तो लाजमी है। पर दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब आप एक बुरे परिणाम को देख लेते हैं तो उसके पीछे की चीज़ें आपको ज़्यादा फर्क लाती भी नहीं आपके लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपने जिस चादर से मुझे ढक रखा है, आप मुझे वो दे दीजिए। मैंने चादर को मुंह में थोड़ा सा दबाया और फिर उसके बाद उन्होंने जो मुझ पर चीज़ें शुरू करी, उसमें दर्द हुई या नहीं हुई ये अलग बात है, पर मुझे लगा कि चलिए साहब, अब आप जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए, सबसे ज़रूरी इस समय यही है कि मैं ठीक ठाक हो जाऊं। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज़्यादा जो चिंता जिस बात की मुझे हो रही थी, वो मुझे इस बात की हो रही थी कि शायद मेरी लेफ्ट आई को काफ़ी चोट लगी है और शायद वो ठीक नहीं है। हुआ ये था कि विंडस्क्रीन का ग्लास पूरा का पूरा आकर मेरे चेहरे से टकराया था, तो ऐसे में चेहरा पूरी तरह से कट तो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आंख को भी नुकसान पहुंचाया। उससे ये हुआ कि शायद मेरी लेफ्ट आई थोड़ा लटक के नीचे की तरफ आ गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था वो कट गई। बावजूद उसके उन्होंने हमें पैक किया, पूरी तरह से बैंडेज किया और एक एम्बुलेंस में बिठाया और हम दिल्ली की ओर निकल लिए। पानीपत से दिल्ली का सफ़र कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, पर पानीपत से अपोलो पहुंचने में उस दिन काफ़ी समय लगा और वो समय इसलिए भी ज़्यादा लगा क्योंकि शायद मैं जिस अवस्था में था पल पल भारी लग रहा था। 4-4:30 बजे के करीब हम लोग अपोलो पहुंचे। अपोलो पहुंचकर डॉक्टर कुलदीप पहले से इमरजेंसी में हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम इसके लिए उनका आज भी शुक्रगुजार हैं। जैसे ही वो मुझे ले इमरजेंसी में गए और मेरी चोटों को देखना शुरू किया और राजीव चौहान को देखना शुरू किया, मेरा सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर कुलदीप से यही रहा कि शायद मेरी लेफ्ट आंख खराब हो गई है। बड़ी ही सहजता के साथ डॉक्टर कुलदीप ने अपने एक नर्स को इंस्ट्रक्ट किया, जो शायद एक सेलाइन वाटर लेकर आई एक पंप में। जिस तरह का सैनिटाइजर आज हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरह एक बॉटल थी जिसमें सेलाइन सॉल्यूशन था। उन्होंने अपने एक हाथ से मेरी आंख को ऊपर उठाया, सेलाइन वाटर स्प्रे किया और फिर मुझसे पूछा, तुम्हें मेरी कितनी उंगलियां दिखाई दे रही हैं? संतोष की ये बात थी कि जितनी उंगलियां उन्होंने दिखाई, मुझे उतनी उंगलियां ही नज़र भी आई। तो उन्होंने कहा, देखिए, तुम्हारी आंख एकदम ठीक है, हाँ कट लगा है, इसे बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम इस बैंडेज को दोबारा बंद कर रहे हैं। बाकी किस जगह चोट लगी है, किस तरह का एक्सीडेंट है, फिर ये सब भार मेरे कंधों से उतर गया।
मुझे लगा आंख सुरक्षित है, बाकी तोड़फोड़ तो डॉक्टर्स ठीक कर ही देंगे। बहरहाल बाकी चोटें देखी गई, किस तरह की इंजरी है उसे देखा गया। हंसते हुए डॉक्टर साहब मुझे ये बताते हैं कि उस दिन आपका ऑपरेशन 8.5 घंटे चला। डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि आपके चेहरे पर हमने उतने टांके लगाए जितने में शायद एक 3 पीस सूट पूरा बन जाता है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये बोला कि आपने पानीपत के डॉक्टर से ये क्यों कहा कि वहां स्टिचिंग नहीं करनी है और जो काम भी करना है हम यहां पे करेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई। वो बोले कि देखिए, एक नॉर्मल सर्जन और प्लास्टिक सर्जन में अंतर वही है जो एक मोची और दर्जी में है। हम लोग दर्जी हैं, हम चेहरे को रफू करते हैं, और ये सच भी है साहब। मेरे चेहरे को आज आप देख रहे हैं और शायद देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इस पे इतना अत्याचार हुआ और उसके बाद इतना उपचार हुआ। पैर का हाल बुरा था, जगह जगह चोटें थी, चेहरे का हाल एकदम से खराब था। अपोलो में काफी समय गुजरा। उसके बाद कुछ समय सहारे से चलना पड़ा। कुछ समय ये भी कहा गया कि आपको पूरी तरह से ठीक होने में शायद 2 साल लग जाएंगे, जिसके विपरीत मैं उससे काफी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा भी हुआ और चलने भी लगा। डॉक्टर कुलदीप, प्रेम नर्सिंग होम, पट्टी कलां, लुधियाना का सफर, वरुण और राजीव, और फिर तोड़फोड़ से ठीक होने की एक लंबी कवायद, ये सब बातें एक तरफ है। इस किस्से में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हैंड ऑफ गॉड। इंग्लैंड के खिलाफ मैराडोना का वो गोल, जिसे हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, ने मैराडोना को प्रसिद्धि तो दी। हालांकि वो प्रसिद्धि थोड़ी अलग किस्म की थी, लेकिन फिर भी उस गोल की बदौलत उन्होंने इंग्लैंड को उस मैच में हराया भी, और मैराडोना का नाम में एक और प्रसिद्धि का इजाफा भी हुआ। जिंदगी और मौत का जो संघर्ष लुधियाना से आते हुए हम लोगों ने किया, उस संघर्ष में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही तो मेरे लिए उस हैंड ऑफ गॉड की रही। वो आदमी जो खिड़की के बाहर से मेरे पास आया, जिसका हाथ मुझे दिखाई दिया, जिसके हाथ को पकड़ मैंने उससे कहा कि आप मेरे लिए रॉड लेकर आइए ताकि मैं अपना पैर निकाल सकूं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वैसा ना हुआ होता तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती। दोस्तों, बहुत से मौकों पर आप मुसीबतों से घिर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी मुसीबतों के बीच आशा की एक किरण नजर भी आ जाती है। मेरे लिए वो हाथ सच में हैंड ऑफ गॉड ही था। तो हमें लगा कि सीजन 4 में आपको सबसे पहला किस्सा यही सुनाया जाए। सीजन 4 में हम इस तरह के बहुत से दूसरे इंटरेस्टिंग किस्से भी लेकर आएंगे। तो अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए, अपना साथ भी बनाए रखिए, सुनते रहिए किस्से और बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।